नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने भारत के परिचय को संक्षिप्त रूप से समझा था, जिसमें हमने भारत का भौगोलिक परिचय, उसका क्षेत्रफल, उससे सीमा लगाने वाले देश, कर्क रेखा की स्थिति, मानक समय रेखा की स्थिति आदि इन सब चीज़ों पर हमने अध्ययन किया था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और भारत से संबंधित अन्य तथ्यों को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम किसी महासागर, इस पर हिंद महासागर, जिसका नाम किसी महासागर हिंद महासागर के नाम पर पड़ा है। मतलब भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा है? तो हिंद महासागर के नाम पर। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 9। इससे पहले भारत में जो राज्यों की संख्या थी वो 29 थी और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 9 थी। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य से जब विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया तो एक राज्य कम हो गया और राज्यों की संख्या 28 हो गई। और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश को, मतलब जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इससे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। इसके पहले कौन सा था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को बनाया गया तो क्षेत्रफल के हिसाब से अब ये बड़ा हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है। ठीक है। पहले विधानसभा दो ही जगह थी, एक दिल्ली में, दूसरा पुदुचेरी में। अब केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की संख्या 3 हो गई है, क्योंकि ये बोला गया है कि जम्मू कश्मीर में भी अब विधानसभा होगी, तो इसलिए विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 3 हो गई है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। याद रखिएगा, पहले भी लक्षद्वीप ही था, अभी भी लक्षद्वीप ही है। और ये आबादी, मतलब जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। और जब जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दिल्ली है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। जो केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है, ये केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है, ये इसके बीच क्या स्थित है? खंबात की खाड़ी अवस्थित है। किसके बीच? दमन और दीव के बीच। भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। सबसे अधिक सीमा ये किस राज्य के साथ लगाता है? तो मध्य प्रदेश के। और सबसे कम सीमा किसके साथ लगाता है? तो हिमाचल प्रदेश पे। यहाँ ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार अन्य अलग अलग राज्यों के पीसीएस में पूछा गया है कि उत्तर सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी की बात करें तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। क्या? पुदुचेरी जो है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? जो इसका क्षेत्र है यमन, वो आंध्र प्रदेश में, कराईकल जो है वो तमिलनाडु में, और माहे जो है वो केरल में। और मेन जो पुदुचेरी है वो तमिलनाडु में ही स्थित है, तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आगे देखते हैं। तो आगे जो हम हमारे चैनल्स है जो अलग करते हैं दो दो क्षेत्रों को, उनको देखते हैं। तो इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया किस चैनल से अलग होता है? इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया किस चैनल द्वारा अलग होता है? तो ग्रेट चैनल के द्वारा। लघु लघु अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है। लघु अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं, ये 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच क्या स्थित है? मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि जो इसको इस तरीके से बोल सकते हो, जैसे लघु कार 10 डिग्री चैनल। ठीक है। इसका मी ले लिए, इसका ल ले लिए, मील हो गया 9 डिग्री चैनल, इसका मा ले लिए, इसका मी ले लिए, मामी हो गया 8 डिग्री चैनल। ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो।
मरकत द्वीप की संज्ञा जो है वो किसे दी गई है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप की संज्ञा दी गई है। ठीक है। आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। आदम ब्रिज कहाँ स्थित है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये पंबन द्वीप का ही हिस्सा है और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा ये वाले। ठीक है। उसके बाद जो आदम ब्रिज है उसके उत्तर में है पाक की खाड़ी और दक्षिण में है मन्नार की खाड़ी। अभी मैं इसको आगे मैप के माध्यम से समझा दूंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और आदम ब्रिज की शुरुआत कहाँ से होती है, तो धनुषकोडी नामक स्थान से आदम ब्रिज की शुरुआत होती है। अब हम वाले क्षेत्र देखते हैं जो पहले विदेशियों के अधीन थे और स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के पहले उनको हमने भारत में सम्मिलित किया। तो पुर्तगालियों के अधीन कौन कौन से क्षेत्र थे, दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीव और गोवा। ठीक है, दमन दीव और गोवा। तो दादर और नागर हवेली को हमने सन 1954 में भारत में सम्मिलित किया था। दमन और दीव को 1961 में और गोवा को भी 1961 में भारत में सम्मिलित किया गया। यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना रहती है और पूछा जाता है ऐसा कि दमन और दीव को भारत में कब सम्मिलित किया गया, या दमन दीव किसके अंतर्गत थे, या गोवा किसके अंतर्गत था। इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो आप लोग इनको अच्छे से याद रखेंगे। फ्रांस के अधीन कौन कौन से क्षेत्र थे, तो ये चंद्रनगर था। ठीक है, फ्रांस के अधीन कौन कौन से क्षेत्र थे, चंद्रनगर था। लेकिन इसको स्वतंत्रता के पहले ही, देखिए स्वतंत्रता के पहले ही इसको 1946 में भारत में सम्मिलित कर लिया गया था। इसके अलावा पांडिचेरी, पुदुचेरी, जिसमें किसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कराईकल, माहे और यमन। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं। तो ये वाले क्षेत्र जो थे वो फ्रांसीसियों के अधीन थे। तो जो चंद्रनगर था उसको स्वतंत्रता के पहले ही 1946 में सम्मिलित कर लिया गया था, और जो पांडिचेरी के क्षेत्र थे उनको 1954 में भारत में सम्मिलित किया गया। अभी मैंने आदम ब्रिज पढ़ा था, ये आप कर्क रेखा, मानक रेखा देख सकती है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, तो आप लोग वहाँ जाके इनको देख सकते हैं। बस यहाँ आज मैं आदम ब्रिज का बताने वाली हूँ, इसलिए इसको लेके आई हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये है आदम ब्रिज। ठीक है, ये जो है ये आदम ब्रिज है। ये देखो, इसके उत्तर में जो है ये पाक की खाड़ी स्थित है। ठीक है, और इसके दक्षिण में जो है मन्नार की खाड़ी स्थित है। ये देख सकते हैं आप, तमिलनाडु और श्रीलंका। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये धनुषकोडी नामक स्थान है यहाँ तमिलनाडु में, वहीं से इसके बनने की शुरुआत होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुत अच्छे से समझिएगा, जो ये सीमाओं की बात हो रही है। ठीक है, प्रादेशिक समुद्री सीमा है ना, जो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या इसको क्षेत्रीय सागर कह ले। ठीक है, इसकी जो दूरी है वो आधार तल से, जो भारत का आधार तल है उससे ये 12 समुद्री मील तक इसकी दूरी है। ठीक है, प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है, प्रदेश की समुद्री सीमा जो है वो 12 समुद्री मील तक है। ठीक है, ये 12 समुद्री मील तक जो बोला जा रहा है, इसमें ये है कि जो इस क्षेत्र का उपयोग है उसका भारत को संपूर्ण अधिकार है। मतलब 12 समुद्री मील तक भारत का पूरा अधिकार है इस क्षेत्र पर। अरे, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.8 मील। एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील होता है। इसके बाद जो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र मंडल है वो कितनी दूरी पर है, तो 24 समुद्री मील तक है। वो कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कि जो इसका दूरी जो रेखा है इसकी 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में जो है भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क और वसूली और वित्तीय का अधिकार प्राप्त है। फिर अन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो ये 200 समुद्री मील तक है। इस जिसमें ये है कि भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान और नए द्वीपों का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, इन चीज़ों को करने की आज़ादी, छूट मिली हुई है। ठीक है, इसके बाद वाला जो क्षेत्र आता है वो उच्च सागर का क्षेत्र आता है। इसके बाद वाला जो क्षेत्र आता है वो उच्च सागर का क्षेत्र आता है। ठीक है, ये देखो उच्च सागर का क्षेत्र आता है। इसके बाद जो आता है वो उच्च सागर का क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर जो है सभी राष्ट्रों को समान अधिकार है। मतलब इस क्षेत्र में जितने भी आसपास के जो राष्ट्र लगेंगे उनको सारा समान अधिकार है। अब इसके थोड़ा सा मैप इसको देखें तो जैसे कि ये स्थल भाग है। ठीक है, ये वाला जो भाग है स्थल भाग है। इसका जो ये टेढ़ा मेढ़ा वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ से इसको आधार तल इसका यहाँ से मापा गया है। ठीक है, और इसके अंदर जो जल आएगा, ये इसके अंदर जो जल आएगा उसको आंतरिक जल बोला जाएगा।
ठीक है। इसके अंदर जो जल आएगा उसको क्या बोला जाएगा, आंतरिक जल बोला जाएगा। और यहीं से लाइन खींची गई है, इसको आधार रेखा माना गया है। उसके बाद आधार रेखा से 12 मील तक, ये 12 समुद्री मील तक, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि इस क्षेत्र में जो है भारत का जो अधिकार है वो संपूर्ण तरीके से। उसके बाद 24 समुद्री मील तक भारत क्या कर सकता है, साफ सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क वसूली कर सकता है और उसको वित्तीय अधिकार प्राप्त है। और फिर जो 200 समुद्री मील तक है वहां तक वो वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, द्वीपों का निर्माण कर सकता है, ठीक है। जिस क्षेत्र में उसको संसाधनों के विदोहन की भी छूट है। पर जो इसके बाद वाला क्षेत्र है यहाँ पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। इस वाले क्षेत्र में ये यहाँ तक, ये उच्च वाला जो क्षेत्र आता है यहाँ पर उच्च उच्च क्या बोलते हैं उसको, उच्च सागर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर पूरा अधिकार है इसका, भारत का। आगे देखिए तो हिंद महासागर के जो तटवर्ती देशों में जो भारत की तटरेखा है वो सर्वाधिक है, ठीक है। हिंद महासागर को ब्रिटिश देश की झील भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको भी याद रखिएगा। हिंद महासागर के डियो गार्सिया जो द्वीप है, ठीक है, डियो गार्सिया द्वीप पर यूएसए का वायु सैनिक अड्डा स्थापित है। किस पर, हिंद महासागर के डियो गार्सिया द्वीप पर। भारत का जो कन्याकुमारी है वो 3 सागरों का संगम कहलाता है। कौन कौन से लगते हैं, ये आपको अनुमान लगा ही लिए होंगे कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको चीज़ें यहाँ पे ऐसा लग रहा हो ना समझ में आई हो तो आप पिछले वीडियो पर जाकर जो मैंने मैपिंग के माध्यम से समझाया है उनको आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में